चलिए मेरा बच्चा बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी, आप लोग आगे फिजिकल में वाला, मैं तो समझ रहा था आज फिजिकल में आवाम आएगी ही नहीं, है ना सर। कल की क्लास पता नहीं हो पाती है या, हमारी तो पूरी कोशिश है कि हो पाए, लेकिन ट्यूसडे को, लेकिन अगर वाकई में आज रात से जैसा है कि बारिशें शुरू हो गई तो फिर कल की क्लास नहीं रखेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर आज की क्लास तो होगी, फिर इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू करेंगे अगली क्लास से। सर आते हैं, लेक्चर नंबर 5 है आज की क्लास का हमारा, और हमने कहा इब्तिदा करेंगे सबसे पहले हमेशा की तरह जो अब तलक हम पढ़ चुके थे उसको अच्छे से करेंगे रिवाइज। आए, हमने कहा सर IFRS 8 इसको कहां अप्लाई होगा, जल्दी बताओ कहां अप्लाई होगा। लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी, सर इंटरिम अकाउंट्स पे भी होगा और फाइनल पे भी होगा। इंटरिम अकाउंट्स 3 दफा बनते हैं साल में, कब फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर और हमने कहा 9 मंथ। फिर हम आगे आए थर्ड क्वार्टर, फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कहा था सर अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बनते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कहा चाहते क्या वो स्टैंडर्ड, इसने कहा हम चाहते हैं शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर देना। पहली क्लास में समझाया था कि ये वाहिद IAS है जो कि क्या कहता है, ये कहता है कि भैया मैं सिर्फ डिस्क्लोजर बताऊंगा, कोई एंट्री तो मैं नहीं सिखाऊंगा, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ डिस्क्लोजर है। इसने कहा शेयर होल्डर का हक है कि उसको कुछ सेल्स की सिर्फ एक फिगर ना मिले, ब्रेकअप मिल जाए सेल्स का डिफरेंट सेगमेंट्स में। फिर हमने कहा था अच्छा इसके लिए करना क्या होगा, इसने कहा सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं है। यूनिलीवर ने कहा हमने किया 3 बेसिस पर। पहली चीज उसके अंदर सलाहियत हो, अपने रेवेन्यू हो, अपने एक्सपेंसेस हो। सलाहियत का वर्ड है, हमने देखा भी था MCQ क्या था कि अगर अभी एक स्टार्टअप ऑपरेशन है, उसने रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया, फिर भी वो हो सकता है। फिर हमने कहा था दूसरी चीज क्या है, CODM मतलब BOD रेगुलरली रिव्यू करता हूं। तीसरी चीज डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने कहा अगर ये 3 बात है तो भैया ऑपरेटिंग सेगमेंट है, अगर इनमें से एक भी बात नहीं है तो ऑपरेटिंग सेगमेंट। अच्छा ऑपरेटिंग सेगमेंट यूनिलीवर ने कहा हमने 41 आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करें, तो स्टैंडर्ड ने कहा इनको एग्रीगेट करो। अगर ये 5 चीजों में एक जैसे हैं तो इनको क्या कर दो, पहली चीज हमने कहा कि सर नेचर सेम हो, दूसरी चीज प्रोडक्शन प्रोसेस, तीसरा क्लास ऑफ कस्टमर, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा रेगुलेटरी। हमने कहा अगर इन 5 बातों में सेम है तो स्टैंडर्ड ने कहा इनको आपस में क्या करोगे, एग्रीगेट कर दोगे। हमने कहा बढ़िया हो गया। यूनिलीवर ने अपने 41+ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को 4 के अंदर एग्रीगेट कर दिया। अब हमने कहा डिस्क्लोज कर दें, स्टैंडर्ड ने कहा नहीं। क्यों? स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई सबसे पहले अब तुम इसमें भी आइडेंटिफाई करो कि रिपोर्टेबल कौन कौन से हैं। अब रिपोर्टेबल का क्राइटेरिया क्या है, 3 क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड 3 है। पहला उस सेगमेंट के रेवेन्यू, टोटल सेगमेंट्स के रेवेन्यू का 10% या उससे, क्या 9.99 चल जाएगा? नो। फिर दूसरा एसेट, उस सेगमेंट के रेवेन्यू, टोटल सेगमेंट्स के, उस टोटल के एसेट्स, टोटल तमाम सेगमेंट्स के एसेट्स का 10% या उससे। तीसरा वो तमाम सेगमेंट जिनका प्रॉफिट है और वो तमाम सेगमेंट जिनका लॉस है। प्रॉफिट्स वाले सेगमेंट्स को एक तरफ करो, लॉस वालों को हायर ऑफ निकालो, और हायर ऑफ प्रॉफिट और लॉस लो और 10% से कंपेयर करो हर सेगमेंट के प्रॉफिट और लॉस से, साइन को इग्नोर करके। फिर आगे बढ़े, हमने कहा एक आखिरी कॉन्सेप्ट 75% रूल। स्टैंडर्ड ने कहा जिसको तुम कहते हो रिपोर्टेबल सेगमेंट, उसका रेवेन्यू कंपनी, आई रिपीट वर्ड क्या था, कंपनी के रेवेन्यू का 75% या उससे। अगर 75% या उससे कम है तो आपने क्या करना है, किसी और सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना है। और फिर उसको हमने क्या नाम दिया था, वाइल्ड कार्ड
मतलब वो क्राइटेरिया मीट फिर भी उसको रिपोर्टेबल बनाओ। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े और हमने आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या कहते हैं कि अब डिस्क्लोज क्या करना है। स्टैंडर्ड ने कहा वो चीजें डिस्क्लोज करो जो CODM को बताते हो, जितनी डिटेल में बताते हो वो डिस्क्लोज करो। अच्छा सर CODM को हम डिटेल में बताते हैं, अगर हम पूरा PNL सब कुछ एक एक आइटम डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट अलग से देते हैं तो क्या यहाँ पर भी करेंगे? बोला हाँ। और अगर उसको डिटेल में नहीं देते तो यहाँ पर भी डिटेल में। क्या हम क्लियर हैं? सर फिर हम मजीद आगे बढ़े और हमने डिस्क्लोजर्स बनाए थे। 2 डिस्क्लोजर होते हैं। पहला डिस्क्लोजर क्या होता है? जो हमने कहा होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सेगमेंट की इंफॉर्मेशन, रिपोर्टेबल सेगमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा रिकंसाइल करता है बाबा किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हमने इसके सवालात भी किए थे। सवाल किया था एक जिसके अंदर डिस्क्लोजर पास पेपर का बना हुआ था, हमें उसको क्या करना था? एरर्स बताने थे। उसने 8 कहते हम से ज्यादा भी निकल रहे थे। दूसरा हमने एक डिस्क्लोजर खुद बनाया था। आज कुछ भी होगा है ना सर? आ जाएं, अब बढ़ेंगे आगे। नौजवानों की बड़ी जमात, अब हम बढ़ेंगे आगे। फिर कह रहा हूं जो बच्चे रिकॉर्डेड लेंगे उनको हैंडआउट्स घरों पे खोलने पड़ेंगे, नहीं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। सही KNS के आए सर। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं? आगे बढ़ते हुए हम करेंगे एक सवाल जिसका मैंने आपको जगह छुड़वा दी थी। मैंने कहा था इसका डिस्क्लोजर हम बनाएंगे, है ना सर? क्वेश्चन नंबर कितने लोगों ने वो डिस्क्लोजर बना लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों कितने लोग हैं? नौजवानों की बड़ी जमात माशाल्लाह। ऑनलाइन वाले तो आज मेरे ख्याल में सभी घरों से क्लास ले रहे हैं। आए मिस्टर यावर, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आए बनते हैं आगे। और सर अब हम बनाएंगे वो डिस्क्लोजर। माशाल्लाह वैसे पता है मुझे आज उम्मीद थी तुम लोग फिजिकल में नहीं आओगे, मतलब फिजिकल में भी और माशाल्लाह ऑनलाइन में। मैं समझ रहा था आज ठंड मचाओगे, बट पढ़ाई का जज्बा यही हमें चाहिए, है ना? IAS और IFRS की मोहब्बत आपको ले आई। आए हमने कहा पहले मुझे जरा बता दो, क्वेश्चन नंबर 10 था 11 था? क्वेश्चन नंबर 11 का पहले जो हमने वो अपना फॉर्मेट बनाते हैं, केस एंड TNS वाला है। ओके चले आ जाए। सर देखें ऑनलाइन वाले बच्चों, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास नेट थोड़ा सा सही नहीं चल रहा, वीडियो क्लियर नहीं है, तो आपकी तरफ से इशू है। वरना अगर मुझे कोई एक आध बच्चा कहता है वीडियो क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि KNS का सही कोई इशू नहीं है ना सर? देखें सर नौजवान कह रहे हैं कि क्लियर है, मतलब महंगा कैमरा लिया यार तुम्हारे लिए। आ जाए जल्दी मुझे बताते जाएं ये वाली चीज, सेगमेंट्स वाली केमिकल पॉलिस्टर पहले और फार्मा। ये टेबल आप लोग पहले बना चुके हैं, मैं ताकि रेफरेंस के लिए आसानी हो इसलिए बना रहा हूं। रेवेन्यू कितना था? 17 ये क्योंकि आप इसका ये वर्किंग कर चुके थे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूं। एसेट्स 637 प्रॉफिट और लॉस बताओ भाई। 10
अच्छा मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सा रिपोर्टेबल था? शुरू के तीनों, ये रिपोर्टेबल था, ये भी रिपोर्टेबल था, ये दो नहीं थे। सर यहां तक हमने क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड लगा के चेक कर लिए थे और इस सवाल में हमने 75% भूल भी लगा लिया था, ऐसा ही है। आखिरी वाले को हमने दी थी वाइल्ड कार्ड एंट्री, ऐसा। ये पवे वाला है, सोर्स वाला है। आ जाए सर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने कहा हम बनाएंगे सबसे पहले डिस्क्लोजर नंबर कौन सा दें? चले यार कोई भी दे दे यार। 20 ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब मुझे एक बात बताएं, एक आदमी सोर्स पे आया हो तो क्या उसके बारे में बताना जरूरी है कि ये सोर्स पे आया? स्टैंडर्ड कहता है बताओ, स्टैंडर्ड कहता है नेपोटिज्म, बताओ। सही है कि जो है ये सोर्स पे। तो याद रखना यहाँ पर हम एक छोटा सा डिस्क्लोजर देंगे कि फार्मा जो है वो जो है 75% रूल की वजह से आया है। ठीक है मेरा बच्चा? तो हमें याद रखना है, तो हमने कहा सर हमें याद रखना है कि फार्मा किस पे आएगा? सोर्स पे, लेकिन ये हम एंड में बताएंगे। चले जी, हमने कहा हम सबसे इसमें क्या क्या चीजें बताते हैं? पहले हम बताएंगे सेगमेंट का नाम, केमिकल्स, सोडा ऐश, फार्मा और टोटल। रुक जाए सर, आए जी आए। अब हमने कहा सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल, या हम जगह की वजह से एक्सटर्नल लिखने चलता है। रेवेन्यू इंटरनल, फिर हमने कहा पछी टोटल रेवेन्यू। आगे आए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पासिंग मार्क्स अप्रोच, ये डिस्क्लोजर तुम्हें पास करा देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आज सर एमसीक्यूज भी इसके होने हैं। फिर हमने कहा क्या चीज होगी? एसेट्स, लायबिलिटीज। फिर हम आए सर केमिकल्स का टोटल रेवेन्यू कितना है? क्या इसमें कुछ इंटरनल है? कितना है सवाल में? ये 1752। सोडा ऐश का था 216, पूरा एक्सटर्नल 250। जिन नौजवानों ने ये नहीं किया घर से वो कॉपी करते जाएं। 216 200, टोटल कितना हो गया? 3 दफा 2 0 ते 38 ते कितना? 2258। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सवाल में दिए हुए, सवाल कौन से पेज पे? पेज नंबर 6 पे। ऐसा बताओ कितने ऑपरेटिंग? 63 57 ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60 और 19 111 637 444 132 1213 लाइबिलिटीज 89। सर ये देखो पासिंग मार्क्स अप्रोच खोदाड़ा, ये आसान है, ये आसान है मेरा बच्चा। पास होना सीख जाओ, पास होना सीख जाओ। हमने कहा सर ये आप इंशाल्लाह करेंगे ना तो आप क्या हो गए? पास हो गए। इतना डिस्क्लोजर आपने। सर किसी को कॉपी करना है 2 मिनट दे रहा हूं, केवल 2 मिनट, जल्दी से कॉपी करो क्योंकि सर आज क्विज भी है
चलो क्विज में ये भी बता दो, एग्रीगेशन क्राइटेरिया टेस्ट होगा। और सवाल जो है ना मेरा अपना बनाया हुआ उसके अंदर, क्योंकि सर देखिए एग्जामिनर भैया ने अब तक एग्रीगेशन क्राइटेरिया टेस्ट नहीं किया, तो मुझे 110% यकीन है कि इस दफा अगर करेंगे तो वही टेस्ट करेंगे। नहीं सर, हम जो आखिरी क्लास हो गई ना उसी में क्विज रखेंगे, क्योंकि देखो तुम लोग वैसे भी घरों से तो तैयारी तो करके दोगे नहीं, मस्तियां करनी है पूरा दिन, तुम्हें मीम्स पढ़नी है ना, पूरा दिन सोशल मीडिया पे जो CS स्टार पे अजीब सी चीजें चल रही हैं उनको सपोर्ट करना है। नहीं सर, बड़े हो जाएं, मुस्तकबिल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आप लोग इंशाल्लाह। मैं आपको न्यूयॉर्क और सैनोजे की गलियों में लंदन में घूमता हुआ देख रहा हूँ। बेटा पॉलिस्टर रिपोर्टेबल नहीं है ना, पॉलिस्टर क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर रहा हमारा जो इस सवाल में रिपोर्टेबल का। अच्छा भाई, रेवेन्यू का क्राइटेरिया क्या था बता दे राफे। 273.2 एसेट्स 5.5, तीसरा P&L कितना था। देखें सर, तो पॉलिस्टर कोई भी मीट नहीं कर रहा। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को चीजें रिकॉल करने के लिए बताया था। चलें सर अब आगे बढ़ेंगे, MCQs भी करेंगे, सब करेंगे। याद रखें सर, पता नहीं क्यों एग्जामिनर का फेवरेट है, पहले से ये फाइनल में पूछा करता था, वहां पर तो सवाल ही नहीं है। तो आए सर आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे। इसको मिटाना पड़ेगा, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा। ऑनलाइन वालों मिटा दूं। चले सर, पहला हमने बना दिया। अब हम आएंगे आगे दूसरा डिस्क्लोजर। सर इसी का अगर सब डिस्क्लोजर होगा तो क्या नाम देते हैं? 29 पॉइंट, और फिर क्या कहते हैं? रिकंसिलिएशन बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड फाइनेंशियल। शेयर होल्डर को ये नोट बताता है कि भैया यहां पर ये चीजें भी हैं। सर इसकी क्या क्या हेडिंग्स होती हैं? पहले बताते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट की क्या पोजीशन है, फिर क्या बताते हैं नॉन रिपोर्टेबल की क्या क्या है, फिर अदर्स अनएलोकेटेड एडजस्टमेंट, और फिर एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ इंटर सेगमेंट। सर साथ साथ क्विज लेंगे मेरा बच्चा, याद रखिएगा, क्योंकि हम सब ने इंशाल्लाह पास होना है। अब तलवार गंदी लटक रही है, मल्टीप्लाई बाय जो 6 मंथ्स वाली है। आए सर, अब ये याद रखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खत्म। अब आपको सिंपल ये कि आज की डेट से जितने आपके पेपर अभी जो रहेंगे, मतलब रिजल्ट के बाद हम उम्मीद करते हैं कोई पिछला नहीं आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपने? 6। ये आपके पास टाइम शुरू हो गया, टिक टिक, सही है। और आप लोगों को ग्रेस पीरियड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेस पीरियड, सर ये खतरनाक तलवार है, इसको समझो। क्या मतलब सर? जिसके 4 तक पेपर हैं, अब जिसका 1 रहता है, 2 रहते हैं, 3, 4, उसके पास है 24 महीने, 2 साल। अब आपके अगर 4 से ज्यादा हैं तो 6 महीने ऐड करते ना, ये टोटल टाइम है। मतलब अगर किसी के 5 पेपर है उसके पास 2.5 साल टोटल टाइम है। तू 5 पेपर निकाल, नहीं तो CA खत्म, टाटा बाय बाय।
मतलब 5 अटेम्प्ट में 5 पेपर। ये सर ये मैं थोड़ा सा इस पे नाराज हुआ है, मैंने कहा ज्यादती कर रहे हो तुम। मैंने कहा इन बच्चों का मसला नहीं है, वो बच्चे जो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए साथ साथ सीए करते हैं, जॉब करते हैं। मैंने कहा उस बच्चे के लिए यार मतलब 2 और 1 से पेपर ज़्यादा मुश्किल वो नहीं होता, उसके लिए तुमने मसला। और जो नए बच्चे हैं उनके पास 4 साल हैं, बट उनको ग्रेस पीरियड है 1 साल का। आप लोगों के पास मेरा बच्चा टाइम कम है, तो अब मैं आपको बता दूं, और ये एक और एक गुड न्यूज़ भी दूं, ICAP रिजल्ट अच्छा करेगा। अब इंशाल्लाह मेंबर्स बढ़ाने हैं, दुनिया आगे ग्रो हो रही है, कह रही है पाकिस्तानी बच्चे दो, लेकिन पाकिस्तानी बच्चे आना तो चाहे। आए सर इधर आ जाए। रेवेन्यू कितना आएगा सर? यहाँ पर टोटल लेंगे 2258, नॉन रिपोर्टेबल 470, अदर कुछ है क्या यहाँ पर? रेवेन्यू में तो कुछ भी नहीं है ना। एलिमिनेशन इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, आपस का रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू एक्सटर्नल वाला ही है, कंपनी का रेवेन्यू एक्सटर्नल वाला ही है। जो इंटरनल रेवेन्यू है वो कंपनी का रेवेन्यू एक सेगमेंट की दूसरे सेगमेंट को सेल्स है, तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 6126। अब हमने कहा शेयर होल्डर भैया यहां पर देखेंगे तो इसको ये फिगर पीएनएल से टाई नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर देखेंगे तो ये फिगर पीएनएल से टाई होगी 100%। फिर आगे बढ़े, अगली चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 132, 39। अब हम आएंगे सवाल की तरफ। रुको जरा, सब्र करो। सब इन ऑनलाइन वालों को भी सवाल बता देना सर, ये बच्चे भी तो हमारे हैं। आशीष, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आशीष वो वाहिद बच्चा है जो कि क्लास के बाद सवाल पूछ लेता है कभी कभी, वरना बाकी लोग तो हराम है घर पे जाके किताबें खोले। आए सर, एक बच्चा कह रहा है सैयद अरसलान भाई के सर के नॉन रिपोर्टेबल का कॉलम। जी मेरा बच्चा, यहाँ पर नॉन रिपोर्टेबल का कॉलम दिखाना जरूरी है। नहीं क्यों आप सर देखें, मैं हमेशा कहता हूं अगर कभी मैं रिप्लाई ना दूं तो आप क्वेश्चन मार्क भेज दें, कसम खुदा की मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब देखें, आपकी क्लास के बाद मेरी इंशाल्लाह FFR की क्लास है, तो 9 बजे अब किसी ने इस बीच में भेजा तो यकीन माने। आए सर आए, सवाल नंबर था 11 ना, 11 पढ़ रहा हूं। 11 का टेबल का नीचे वाला पैराग्राफ, इंटर सेगमेंट सेल्स बाय केमिकल्स टू पॉलिएस्टर एंड सोडा एशेस 28 एंड 10 ये कर चुके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस includes KTL's head office expenses amounting to ₹70 which have not been allocated to any segment. Furthermore, assets and liabilities amounting to ₹27 million have not been reported in the assets and liabilities of any. अब सर पासिंग मार्क्स अप्रोच, इजी थिंग्स फर्स्ट। पहले में जो चीजें नहीं हुई हैं अदर एडजस्टमेंट वाले कॉलम में उनको डाल दूं। ये कितना है? 75। ये हमने कहा ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट के अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मुंशी वाला काम, HR वाला काम, ये सब भी तो एसेट्स लेते हैं, इन सब के भी तो एक्सपेंसेस होते हैं, वो हैं। फिर हमने कहा इधर मुझे बताओ दूसरी चीजें क्या थी, जल्दी बताते जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका कितना है? 1117। ये हमने वही अपने जो यहाँ पर लिखा था डैश। अच्छा, अब एसेट्स बताते जाओ, पासिंग मार्क्स अप्रोच। 1213, 242, 150। हमने कहा टोटल कितना है?
1605। सर देखें, जो चीजें आप करते जा सकते हैं ना उनको कंप्लीट करते जाएं। क्यों सर? हमने कहा आ जाए, फिर यहां पर आए। लाइबिलिटीज कितनी? 895, 202। ये कहां से फिगर आ रही है? सवाल से। सवाल में दिवन है रिपोर्टेबल की 895, वो तो हमने यहां से उठा ली। 202 ये कितनी हो गई? 27, 1100। सर देखें पासिंग मार्क्स, तुम फंसे, तुमने कहा यहां तक के तो नंबर निकाल लूंगा ना। सेकंड वाले का कितना है भाई? 246। अब एक चीज बची, क्या? ये खतरनाक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसकी लॉजिक देखो, पूरे तुमने समराइज किया ना, तुमने कहा यार पूरे इसके अंदर एक मसला है ये चीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। अब आओ, अब आपने कहा सर इसका एक जुगाड़ तुमने मैंने बताया था, क्या? मैंने कहा जितने से एक्सपेंस बढ़ रहा है प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा। तो ये 75 तो उठ के डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 75 से तो तुमने कहा प्रॉफिट कम होगा ही होगा, और क्या इम्पैक्ट आएगा? सर मार्कअप, ये हमने कहा रेवेन्यू अगर हम माइनस कर रहे हैं तो एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट से प्रॉफिट भी तो कमाया है, एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट से प्रॉफिट भी तो, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो उसको माइनस कैसे करेंगे? हमने कहा इधर देख लो, स्टैटिक पे आया, मैंने कहा मुझे ये वाली फिगर चाहिए प्रॉफिट की, ये तो मैंने कहा 75 यहाँ पर आ जाएगा। सही है, ये वही लॉजिक, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा रहा हूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, क्योंकि सर ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये सिर्फ सेगमेंट का प्रॉफिट है और कंपनी में सेगमेंट के अलावा भी चीजें होती हैं। सही है। दूसरा मैंने कहा ये 38 है, ये 38 है, एक सेगमेंट की दूसरे सेगमेंट को सेल्स की, हमने इसका रेवेन्यू हटा दिया। तो जब एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को सेल्स की होगी तो प्रॉफिट भी तो कमाया होगा। वो प्रॉफिट केमिकल्स के प्रॉफिट में यहां पर मुस्कुरा रहा है, हमने क्या इसको हटाना है। कितना हो गया? कितना हो गया? तो टोटल कितना हो गया? ये अगर 86.4 हमने माइनस कर दिया 86.4 और 117 35 0 0.6 ये बन गया आपका दूसरा डिस्क्लोजर। अभी कॉपी नहीं करना, एक आखिरी डिस्क्लोजर बनाएंगे, एक आखिरी डिस्क्लोजर आएगा, वो होगा 29.3। बोले यार देखो जो बच्चा पवे पे आया है उसके बारे में बताओ। तो हम लिखेंगे डिस्क्लोजर कि फार्मा जो है, फार्मा था ना, फार्मा इज कंसिडर्ड रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्यों? रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर 75% रूल ऑफ IFRS 8 कि जो शेयर होल्डर को बताओ कि फार्मा की इतनी औकात नहीं थी कि हम इसको यहां पे शो करते, लेकिन तुम्हें क्योंकि 75% वो सेगमेंट शो करने थे जिनका टोटल रेवेन्यू कंपनी के रेवेन्यू का 75%, तो इसलिए हमने किसको ऐड किया है? फार्मा को। चले मेरा बच्चा कॉपी करने, और ये सवाल हो गया कंप्लीट। देखिए बेटा मार्कअप वाला 38% अगर सेल्स थी तो ये 38 की जो सेल्स थी इसके अंदर प्रॉफिट भी तो हमने अपना रखा था ना। एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को 26.6 की चीज दे दी, सॉरी 27.7 की चीज, 6 की चीज दे दी 38 में। ठीक है हसनैन, ऑनलाइन में इसने सवाल पूछा है। तो जब हमने इसको खत्म किया तो हमने कहा ये जो प्रॉफिट है 11.4 का, इसको भी तो खत्म करना है। ये 75 अदर एसेट्स को माइनस कर दो, 11.4 माइनस करता है, अलग अलग कह रहा है। जैसे यहाँ 11.4 माइनस कर दे और 75 हम एडजस्ट इधर इसमें से, इसके नीचे 75 माइनस कर दे, ये हां और वहां 11.4 एक साथ प्रॉफिट की एडजस्टमेंट साथ होगी। चले सर बढ़े क्या? आगे बढ़े। अच्छा ये बात कर रहा है हीरो ओसामा का। इधर सवाल ये था कि 11.4 यहां से जी सर, और ये यहां से कर दें। हाँ कर, चीता है ओसामा तो नहीं,
चले सर बोर्ड की पिक्चर भेज दें ग्रुप में, भेज देते हैं, अभी भेज देते हैं, आ जाएं, कोई मसले की बात ही नहीं है। बेटा अगला टॉपिक इम्पेयरमेंट नहीं, अल्लाह के वली, वो तो इम्पेयरमेंट तो FAR 1 का है, तुम लोगों का होगा IAS 21 या IAS 38 में से एक सोच रहा हूँ कराऊं। 21 कराऊं? नहीं यार 38 कराता हूँ। जज्बात का इजहार कराना होगा ना तुम्हें। आशीष बेटा व्हाट्सएप कर दे ये सवाल, आ जाए, फोटो भेजता हूं उनको। मेरा बच्चा कर लिया ये सवाल कॉपी? सर कुछ बच्चे कह रहे हैं PCSC के बारे में भी बता दें। सर PCSC के बारे में जितना मुझे समझ में आया है, और मैंने सर फहद से भी इसको डिस्कस किया, फहद हाशमी साहब से, तो हम दोनों इसी राय पे पहुंचे हैं कि भैया जिस बच्चे ने अभी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे दी उसको तो PCSC देना जरूरी है। इसके बाद जो बच्चा क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देगा अगले सितंबर तक, सितंबर 22 तक, उसको PCSC भी नहीं देना, BP भी नहीं देना। ये पता नहीं क्यों किया इन्होंने चले जी, मैं फोटो तो भेज दूं इन नौजवानों को। चले सर बढ़े आगे। ऑनलाइन वाले आपने कर लिया कॉपी? तो सर आप लोगों के मजे ही मजे हैं, आप हजरात को PCSC नहीं देना ना, आप लोगों ने बस कैफ अगली 2 टाइम में खुदारा निकाल दो। मैं तुम्हें फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, आप अपने अंदर की सुस्तियां खत्म करो। 3 पेपर की फीस बढ़ रही हो, 3 पेपर दो। अब ये ना हो और तुम लोगों के लिए अपने कहे तो 6 भी दे सकता है इस दफा, पता है तुम्हें? नए पुराने बच्चों के लिए मैक्सिमम पेपर की तो इस अटेम्प्ट में लिमिट ही नहीं है भाई, तू 6 उठा एक साथ। आए सर 86.4 को हमने कहा यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम यहीं पे शो करें कि जितने का एक्सपेंस बढ़ाए तो प्रॉफिट कम होगा। 75 11.4 हमने यहाँ पे 86.4 कर लिया, ये ऐसे आया 75 नहीं तो 75 ये और 11.4 ये 86.4। चले सर अब इस डिस्क्लोजर को इस सवाल के ऊपर लिख लें, लास्ट डे रिवीजन। जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है उनको पता है लास्ट डे रिवीजन का मतलब क्या होता है। ये सवाल आपने अब पूरा आखिरी दिन जब आप रिवीजन पे बैठेंगे तो आपने पूरा स्टैंडर्ड नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ ये सवाल देखना है, कवरेज इंशाल्लाह हो जाएगी। सही है जी बेटा? कोई सवाल था आपका? क्वेश्चन नंबर 9 आपने होमवर्क में दिया था, मैं बताता हूँ अभी डिस्कस, होमवर्क वाले भी आज सब डिस्कस होंगे, टेंशन ना लें। होमवर्क क्योंकि मुझे पता है आपने तो किया है लेकिन बहुत सारों ने नहीं किया। लर्निंग आउटकम बताएंगे, टेंशन ना लें। आए मतलब इसका तो एक तो लास्ट डे रिवीजन लिखें, इसका लिख ले लर्निंग आउटकम, इसका लर्निंग आउटकम लिख ले एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर व्हेन 75% rule is applied. Extra disclosure when 75% rule is applied. एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना है अगर 75% रूल हम अप्लाई करते हैं। चलें सर अब हम आएंगे MCQs की तरफ। अब सर MCQs इसमें आपको मैंने ACCA के भी डाल दिए और आपका ICAP के तो है ही है।
मुझे बताए कौन कौन से एमसीक्यूज हम कर लिए थे, कौन कौन से रहते हैं। पेज नंबर 9 पे हैं हम इस वक्त। 1 2 3 7 हम कर चुके थे। 4 पे आ जाओ, एमसीक्यू नंबर 4। जी हसन बोले। एमसीक्यू नंबर 4, adjustments and eliminations made in preparing an entity's financial statements and allocations of revenue and expenses and gains of losses shall be included in determining reported segment profit and loss dash. They are included in the measure of the segments profit or loss that is used by the CODM. क्या कहना क्या जा रहा है बताओ इसमें। सर ये टेस्ट कर रहा है तुम्हारी, इनको पता है इनके इंग्लिश के मसाइल हैं। इसने कहा बताओ बीच में से कौन सा ज्यादा अच्छा वर्ड आएगा। फिर पढ़ता हूं, इसने कहा एडजस्टमेंट एंड एलिमिनेशन मेड इन प्रिपेयरिंग एन एंटिटीज फंड एंड एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज एक्सपेंसेस एंड गेन्स ऑफ लॉसेस shall be included in determining reported segment profit or loss dash। मतलब इसने कहा ये एडजस्टमेंट्स कब इंक्लूड करोगे डैश। अब सर मेरा मानना है इसके अंदर जो है ना अनलेस भी चल सकता था, ओनली इफ भी, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा चलता है ओनली इफ। तो इसका सही जवाब क्या है, मतलब इसके जितने भी इंटरनेट पे इधर उधर तकरीबन थे ना एमसीक्यूज मैंने सब डाल दिए ओनली इफ। ओनली इफ इसका जवाब है। अगला देखो, थोड़ा सा मैं तुम्हें इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूं। इंपेयरमेंट याद है तुम्हें? चलो वो एमसीक्यू नंबर 6 में आएगा, पहले 5 में बगैर इंपेयरमेंट का भी हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 4 का आंसर था ओनली इफ एन एंटिटी एक्स हैज 3 रिपोर्टेबल A, B and C. The revenue for segments A, B and C for the reporting period is 5 million, 6.5 million and 4 point respectively. These amounts include 1.3 million of inter-segment revenue from B to A. There is also 2.4 million of other revenue not allocated to any. What amount of revenue should X report? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा रेवेन्यू जाएगा, सब बताएं सब। ऑनलाइन वालों आप लोगों से पहले जवाब लिया जाएगा। ऑनलाइन वालों बच्चे कह रहे हैं बीटा और एक शख्स कह रहा है चार्ली। भाई इसने कहा मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा रेवेन्यू जाएगा। हमने कहा कौन कह रहा है चार्ली और कौन कह रहा है बीटा। भाई इसने क्या कहा, 3 सेगमेंट्स है ना, पहले कौन कौन से 5, 6.5 और 4.5। हमने कहा सर अगर इसका हम आंसर निकालें तो इसका आंसर, भाई हमने कहा ए का रेवेन्यू लेंगे कितना है, बी का कितना है और सी का 4 पॉइंट। फिर बी ने कुछ इंटर सेगमेंट सेल्स भी किए, कितने के किए, हमने कहा 1 पॉइंट, ये हमने माइनस कर दिया। और सर इसने कहा कुछ ऐसा रेवेन्यू है जो इस कॉलम का है, जो कि वो कितना बन रहा है, इसने कहा ये रेवेन्यू किसी भी, तो कितना आंसर आ गया 17 पॉइंट। ये रेवेन्यू कौन सा है, अदर रेवेन्यू अनएलोकेटेड, किसी भी सेगमेंट का नहीं है। सही है सर। तो इसने कहा तीनों सेगमेंट्स का रेवेन्यू ये है, इसके अंदर बी ने ए को बेचा है ना, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू बी का ए से है ना, 1.3 का इंटर सेगमेंट है उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास तीनों का आ गया एक्सटर्नल रेवेन्यू। फिर इसने कहा 2.4 का रेवेन्यू, ये वो रेवेन्यू है सर, इसको करने मार्केज इंपॉर्टेंट है कि इस किस्म का सवाल 1-2 नंबर के लिए दे सकता है। तो जिसका सवाल जवाब था अदर देन बीटा, उसको एग्जामिनर ने घर पे आके पीटा।
तो टोटल लेते ना फिर 1.3 माइनस भी तो करते हैं यहाँ से। अल्लाह के वली, रिपोर्ट टेबल क्या रेवेन्यू तूने इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे डाला, 1.3 यहाँ से माइनस किया, 2.4 यहाँ पे ऐड किया। हैंड आउट किसके पास नहीं है? चले मैं निकलवाता हूँ, जब तक आप पड़ोसी से शेयर करें मैं कॉपी करवाता हूँ। आ जाए, ये देखो घर से भी याद उठा रहे, मेरे पास हैंड आउट नहीं है। आए सर आए, इम्पेयरमेंट अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में पूछूं, देखो FAR1 की चीजें, आईकिप से एक चीज पे भी हमने क्लैरिफिकेशन मांगी। हमने कहा भाई जो टॉपिक FAR1 में नए आए ना, EPS मतलब मेजर तो वही नए हैं, और IS 8, क्या इनको इस FAR2 के बच्चों से पूछोगे इस अटेम्प्ट वालों को जो भी देंगे? आईकिप ने कहा रुको जरा बताएंगे। लेकिन जो पुराने हैं ना, इम्पेयरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो तुम्हारे सिलेबस में है, ये नहीं गलती वो नहीं है, तुम्हें ये यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सर इम्पेयरमेंट तुम्हें याद होगा, मैं बताता था सिंपल अल्फाज में, व्हाट इज इम्पेयरमेंट? एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को क्या कहते हैं? तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे कहा मेरी बुक्स के हिसाब से मोबाइल चल रहा है 20,000 रुपए का, दो ही तरीके से बेनिफिट ले सकते हो, इस्तेमाल करके बेचकर, या तो इस्तेमाल करके या तो बेचकर। तुमने कहा बेचने जाऊंगा, बराबर वाले क्लास वाले से पूछा मतलब कितने मिलेगा, उसने कहा 10,000, तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? अब तुमने कहा इसको बेच करके कितने बेनिफिट मिलेंगे, ये तुमने कंप्यूट किया। तुमने कहा यार बेचा, तो बेच करके मुझे पता चला कि यार इससे बेनिफिट जो मुझे मिल रहे हैं, वो इस्तेमाल करके जो है बेनिफिट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 15,000, वैल्यू इन यूज कंप्यूट कर देते हैं। आपने कहा मेरे पास 20,000 का है, इस्तेमाल करूंगा 15 का बेनिफिट देगा, बेचूंगा 10 का देगा, तो ये एसेट मैक्सिमम कितने के बेनिफिट दे सकता है? 15 के। तो 5 से क्या हो गई? इम्पेयरमेंट। सर इम्पेयरमेंट इसके अंदर शामिल होके आ जाए तो आ सकता है, ये किसी भी कह सकता है एक सेगमेंट के अंदर इम्पेयरमेंट आ गई। तो आए देखते हैं कैसे आएगा इसके अंदर इम्पेयरमेंट। ये ACCA का सवाल है जिसको तुमने जिंदगी भर गालियां दी है ना। आए एसिड को जिंदगी भर, अब आए मतलब आप कहते हैं बच्चों जैसी चीजें पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और खुद से करो, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। और फिर बताओ कि ACCA वाकई में आसान है। An entity X has two reportable segments A and carrying amount of X non-current asset is, out of which 500 is allocated to A and rest is allocated to, recoverable amount of A's non-current asset is 520 and B's 650. What amount of impairment loss should the entity report on? कितने लोग कह रहे हैं B, कितने लोग कह रहे हैं अल्फा, कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? ऑनलाइन वालों सर हमने कहा इस, अब देखें असल तो फट्टा ही मेरे ख्याल में चार्ली और डेल्टा में था, है ना। अब आपने कहा सर दो तरीकों से इसको हम कर सकते हैं भाई, या तो अलग अलग करें, इधर देख लो नौजवानों, सर ये ACCA के सवाल आते हैं। सर भाई एक एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? कैरिंग अमाउंट। याद है सर ने बताया था यहाँ पर पास होने के लिए 3 ही चीजें इम्पेयरमेंट में चाहिए होती हैं, क्या? कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस। ACCA वाले ने रिकवरेबल अमाउंट हमें दे दी है, तो वैल्यू इन यूज वाला काम तो खत्म। कैरिंग अमाउंट की कितनी थी? 500, 700, 1200, ऐसा ही है। रिकवरेबल अमाउंट 520, 650, 1100। अब पूछ रहे इम्पेयरमेंट बता दो, 2 ऑप्शन है, बोल रहे या तो
इंपेयरमेंट लाओ 30 की, इंपेयरमेंट होती कब है? कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन, बोला या तो इंपेयरमेंट 30 की है या तो डेल्टा है, तो या तो कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा। सेगमेंट के हिसाब से इंपेयरमेंट देखेंगे। कितने लोग कह रहे हैं? चार्ली डेल्टा। सही है सर, याद रखें सेगमेंट के हिसाब से इंपेयरमेंट देखेंगे। इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट कर लें, मार्क एज इंपॉर्टेंट करें और इसका लर्निंग आउटकम लिख लें। इसको, इस एमसीक्यू को सेगमेंट के हिसाब से इंपेयरमेंट देखते हैं सर। इस एमसीक्यू को मार्क एज इंपॉर्टेंट करें और इसका लर्निंग आउटकम लिखें। Impairment should be checked on segment basis and not total basis. Impairment should be checked on segment basis and not total basis. Impairment check तो करनी है, लेकिन कौन सी बेसिस पर? सेगमेंट बेसिस पर, टोटल बेसिस पर नहीं करनी। जी हसन सर, अगर ए भी लॉस दे रहा होता, सपोज करें यहां पर भी 480 होता, तो भी हम कहते हैं कि टोटल लॉस फिर दोनों का मिलाकर कर देते। सही है, लेकिन सेगमेंट बेसिस पर टेस्ट करेंगे बेटा। आए सर, आए नौजवानों की बड़ी जमात, आगे बढ़ेंगे। नहीं बेटा, सेगमेंट के एसेट्स की आशीष अलग अलग, मेरा बच्चा इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं। सेगमेंट अलग होता है और टोटल एसेट्स अलग होते हैं। ग्रुप के एसेट हो सकता है एक डिपार्टमेंट के एसेट्स इंपेयर ना हो, दूसरे के हो, तो हम हर सेगमेंट के हिसाब से चेक करते हैं, एसेट्स उस सेगमेंट के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को मार्क एज इंपॉर्टेंट करोगे, 5 को भी मार्क एज इंपॉर्टेंट करोगे। 7 कर चुके थे हम, 8 भी हो गया था, 9 पढ़ते हैं। और 9 जो है ना, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल है। ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड, ऑपरेटिंग सेगमेंट की इंफॉर्मेशन शुड क्या करे? Increase the number of reported segments and provide, enable users to see an undertaking through the eyes of management. Users को मतलब बोले कि तुम भी मैनेजमेंट की तरह देखना सीखो, ये चीजें चेक करते हैं दरिंदे। Enable an undertaking to provide timely information to external interim reporting with relatively low incremental cost. सही है सर। Enhance consistency with the management decision and analysis और other एनिमल। हमने कहा ये कंसिस्टेंसी भी मतलब शेयर होल्डर को पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या क्या चीजें देखती है ना सर। प्रोवाइड वेरियस मेजर्स ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के मेजर, रेवेन्यू कितना है, किसका एक्सपेंस कितना है ना सर। बाज मर्तबा कुछ सेगमेंट्स कमाते बहुत हैं, खर्चा बहुत कम होता है, कुछ सेगमेंट्स कमाते कम है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलो अब एग्जांपल देता हूं यूनिलीवर की। सर यूनिलीवर में सबसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, वो फूड्स और रिफ्रेशमेंट्स वाले सेगमेंट की। पर्सनल केयर इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देता। सर तुम्हें नहीं पता, जो तुम लोग लक्स यूज करते हो ना, उसका परफ्यूम बहुत महंगा आता है, सही। और यूनिलीवर उसमें इतना नहीं कमाता, लेकिन उसमें बहुत कमाता है। किसमें? नूडल्स में, इसमें उसमें। बोलते हैं यार बेकार आटा भी खिला दो, खा लेंगे, बोलेंगे अच्छा है, जितना गलीज उतना लजीज। सही है सर। तो बोला ये खा लेंगे, लेकिन खुशबू अच्छी दो। तो याद रखो पर्सनल केयर के अंदर यूनिलीवर का मार्जिन कम है। तो अब शेयर होल्डर देखता है यार फूड्स के अंदर तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, जबकि उसका रेवेन्यू के मुकाबले में उसको बता गया ना अलग अलग उसके एक्सपेंसेस, लेकिन आपने कहा कि यार उसके पर्सनल केयर के अंदर इतना नहीं है। तो ये मैनेजमेंट की उसको डिसीजन मेकिंग होती है। कल आपको वो एजीएम में पूछ सकता है मैनेजमेंट से कि यार पर्सनल केयर की जगह तुम फूड्स की मार्केटिंग क्यों करते हो, क्यों नहीं करते हो। बोला तुम मायरा खान को लक्ष्य में क्यों दिखाते हो, दिखाओ उसको नूडल खाते हुए। सही है, क्योंकि प्रॉफिट किस में ज्यादा है? नूडल्स में। सही है सर। तो ये एक आपको एनालिसिस देता है। आए
आखिरी में कह रहा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या ये जरूरी है? तो इसका आंसर बताएं क्या है? डेल्टा। इसका आंसर क्या है? डेल्टा। सही है सर? तो इसका आंसर लिख लें, 9 का आंसर डेल्टा। आप मुझे बताएं 10 हो गया था, 11 भी कर लिया था। अब आते हैं 12 पे आ रहे हैं। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन अ reasonable basis, must not be allocated to segments, must be allocated based on their turnover, or must be allocated to segment based on their profit before tax. भाई सिंपल अल्फाज में कह रहा है हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस को क्या एलोकेट करना जरूरी है या नहीं है। पहले मतलब बोला है एलोकेट करना ही नहीं है, इसी तरीके से शो करना है। बी में ये कह रहा है, ए में कह रहा है किसी भी बेसिस पर एलोकेट, सी में कह रहा है कि आप टर्नओवर की बेसिस पर करो, जी, और आखिरी डी में कह रहा है। अब मुझे बताओ भैया कितने लोग कह रहे हैं बीटा। देखो ये कॉमन सेंस के एमसीक्यूज हैं, स्टैंडर्ड इनके बारे में कुछ भी नहीं कहता है सच, ये कॉमन सेंस की बातें, लेकिन हमारी स्टडी टेक्स्ट में गिवन है। हाँ भाई कितने लोग कह रहे हैं बीटा, कितने लोग कह रहे हैं अल्फा, जो कह रहे हैं कर सकते हैं चाहे तो, नहीं चाहे तो ना करें, है ना सर। कितने लोग कह रहे हैं चार्ली, चले सर चार्ली तो कोई भी नहीं कह रहा। टर्नओवर भाई जब कर सकते हैं तो किसी भी बेसिस पर करें, है ना। टर्नओवर हमने सी और डी हटा दिया। फिर ऑनलाइन वालों की बड़ी जमात, आप बताएं कितने लोग कह रहे हैं अल्फा, अल्फा वाले कितने लोग कह रहे हैं बीटा, और जिसने कहा है बीटा उसको एग्जामिनर ने घर पे आके पीटा। सही जवाब है ए, बोला तुम्हारे। देखो याद रखो, अब कॉमन सेंस पे आओ भाई, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं कह दूं ना ये बात कि सबने ही फिजिकल क्लासेस में लाजमी आना है, अगर मैं ये बात कह दूं सबने लाजमी आना है फिजिकल क्लास में, तो अब सबने, और मैं कहूं ना चाहो तो फिजिकल क्लास में आओ, तो इसका मतलब है थोड़ी लीनियंट अप्रोच। और याद रखो कि जब स्टैंडर्ड किसी चीज के बारे में खामोश है तो हम कौन सी अप्रोच लेंगे? लीनियंट अप्रोच। सही है, तो इसको भी मार्क एज इंपॉर्टेंट करो, इस एमसीक्यू को भी। सर ये सारे एमसीक्यूज हैं नई स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से, लेकिन मेरी आईकेप से बात हुई है, मैंने आईकेप को कहा कि नई स्टडी टेक्स्ट बच्चों को दे दें हम। आईकेप ने कहा, बोला यार अभी थोड़ा सा देखें, हम टीचर्स से कमेंट्स मांग रहे हैं इसके ऊपर, आप भी कमेंट्स दें, लेकिन अभी बच्चों के साथ शेयर ना करें। बोला जब आप लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे हम उसके बाद बच्चों के साथ शेयर कर लेंगे। सही है सर, तो आए आप लोगों को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, मैं बताऊंगा बेटा, सबके आंसर रिपीट करेंगे। 13, 2 or more segments may be aggregated into a single operating segment if aggregation is consistent with the core principle of IFRS. The segments have similar economic characteristics and segments are similar in each of the following. नेचर समझ में आता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस समझ में आता है, टाइप और क्लास ऑफ क्लाइंट समझ में आता है, मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट और सर्विस, और इफ एप्लीकेबल नेचर ऑफ रेगुलेटरी। स्टाफ नंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं है, तो सही जवाब क्या है? डेल्टा। आए सर अब आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताएं होमवर्क मैंने कौन से सवाल दिए थे? सर 9 पे आऊंगा सबसे पहले। 9 सर 9 वाला कितने लोगों ने ट्राई किया घर से? अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस द प्रिंसिपल्स इन IFRS
operating segment for the determination of reportable operating segment and how these would be applied for XYZ। मुझे बताओ इसमें तुम्हें कौन सी चीज लिखनी थी पहले तो रिक्वायरमेंट में बताओ। डिस्कस द प्रिंसिपल्स की बात जो कर रहा है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स इन IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। क्या लिखना था? देखिए सर इस किस्म का सवाल आए तो आप परेशान नहीं हो, ये तुमसे ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा, किसका पूछ रहा है? तो तुम लिखोगे कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कब होगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट विल रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट मीट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फिर इसके बाद जो समरी में तुम्हारे पास जो बेटा ये आ रहा है पेज नंबर 2 के ऊपर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड वाली चीज, ये तुम्हें अपने अल्फाज में छाप कर देनी है, सही है? ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड वाली चीज तुम्हें अपने अल्फाज में छाप देनी है, अपने अल्फाज में। ये मुश्किल चीज नहीं है, बट मुझे डर गया है तुम यहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग सेगमेंट एक्सप्लेन करके आओगे, सिर्फ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। फिर कह रहा है बताओ ये इस सवाल पे कैसे अप्लाई हो रहे हैं। अब कितने लोगों ने ये सवाल किया है ईमानदारी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 सर मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 में सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं जिसने घर से किया है? सर सारे के सारे रेवेन्यू की बेस पे रिपोर्टेबल है। सर अगर सारे के सारे रेवेन्यू की बेस पे रिपोर्टेबल हैं और इसने मुझसे बेसिस फॉर रिपोर्टेबल नहीं पूछी तो क्या मुझे बेसिस बताने की जरूरत है? मैं सिर्फ रेवेन्यू का क्राइटेरिया निकालूंगा, बोलूंगा अभी सारे रिपोर्टेबल हो गए, टाटा बाय बाय खत्म, है ना? सर अब आए, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 13। क्विज पे आएंगे और क्विज का सवाल है, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको, टेंशन ना लें। इसके बाद क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 15 क्विज। सर देखें मैं आपको इस पे जबरदस्त जोर जबरदस्त क्लास में पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम इसको क्लास में करेंगे, टाइम बाउंड करके क्विज करना है आपकी। देखें अब तक जो हमने पढ़ाई ना यही चीजों की टेस्टिंग है। मैं आपको इस दफा जो है ना मिड टर्म और मॉक में जो देंगे टाइम, और फाइनल क्विज जो हमारा वीक होता है। लेकिन सर मैं आपसे आखिरी क्लास जिस टॉपिक की होगी ना, जो भी होगी उसमें क्विज लेंगे। क्यों सर? आपकी जितनी नॉलेज, और याद रखो फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं तो डर गया हूं इस बात से जो पुराने बच्चों के लिए ग्रेस पीरियड नहीं है। ये तुम्हें नहीं पता है सर, ये बड़ी गंदी चीज कर दी है। सीए से आप डिमांड हो गए। अगर आपके 5 पेपर है और आपने 2.5 साल में नहीं निकाले तो अब आप सीए नहीं कर सकते। करना है नई रजिस्ट्रेशन से और शुरू से राउंड 0 पीडीएफ पीआरसी, सही है? तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अब वक्त कम है, मुकाबला ICAP कह रहा है जल्दी पास हो, अब सुस्ती दूर। तो क्लास में क्विजेस दोगे तो पास होगे, नहीं तो मैं बच्चा बता दूं मुश्किल है। अब आए सर पढ़ते हैं क्या कह रहा है। रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा मेरा प्यारा बच्चा। जी सैयद अली, अभी देखते हैं ना इंशाल्लाह मेरा बच्चा किसने कितना अच्छा किया है। डिस्क्लोजर इन द बुक्स ऑफ हसन खानानी लिमिटेड एज पर IFRS। हसन खानानी लिमिटेड a large business group owns several businesses following are relevant details for the साल ended 31 दिसंबर 2019 in million। पर्सनल केयर सोप, लक्स, बख्श और कक। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटीज। पर्सनल केयर शैम्पू, सनसिल्क, मूनसिल्क, फनसिल्क। ऑटोमोबाइल इंजन HK फूड्स। HK फूड्स का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, सही है जी। अब हम आए और हमने कहा स्क्रैप सेल्स। स्क्रैप सेल्स का रेवेन्यू तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन सर इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब आ रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। लक्स यूजेस एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल देन 2 अदर सोप्स एंड बख्श प्रोडक्शन प्रोसेस इज शॉर्ट एज कंपेयर टू लक्स एंड कक। लक्स का रॉ मटेरियल महंगा है लेकिन बख्श का प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है।
सनसिल्क इज फॉर वुमेन, मून सिल्क इज फॉर आदमी चांद पे ही होता है, सही है, एंड फन सिल्क इज फॉर किड्स, बच्चे हैं फन करेंगे। इंजन्स आर सोल्ड टू सुजुकी, होंडा एंड इंडस, whereas small sheet metal parts are sold to open market। हमने कहा इंजन बेचते हैं भैया हम सुजुकी होंडा को, जबकि जो शीट मेटल पार्ट है वो किधर बेचते हैं? ओपन मार्केट में, मतलब दुकानों पे, सही है। खालिद बिन वलीद मोड पे दे दिया भाई, दे दे जाओ। फिर कह रहा है फूड इज न्यू बिजनेस एंड इट्स फिगर्स आर ऑफ ओनली 4 months। हमने कहा फूड्स कौन सा बिजनेस है? नया बिजनेस, और उसकी फिगर्स कितने साल की है? सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की। पूरे साल की भाई नया बिजनेस है, साल के दौरान शुरू हुआ ना। स्क्रैप सेल्स इज ऑफ ऑल बिजनेसेस कंबाइंड बट सोल्ड एज स्क्रैप। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अमाउंट्स टू 50, 700 and 900 million which are not allocated to any। अब आपने क्या बनाना है? डिस्क्लोजर। लेकिन डिस्क्लोजर से पहले याद रखना, इस सवाल में दिमाग लगाना है, जो एग्रीगेट कर सकते हो उनको एग्रीगेट करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। पूरे 20 मिनट करने के लिए शुरू हो जाओ, गलती से बिल्कुल नहीं डरोगे। 20 मिनट है। पेज नंबर 13 पे रिकॉर्डिंग वाले बच्चों, खास तौर पे आप लोगों के लिए कह रहा हूं, गलती से नहीं डरना सर। देखें सीरियस होके क्विज करें, ये ना सोचें कि अभी टाइम बहुत है और अभी से कहां क्विज दूं, नहीं नहीं, सीरियस होके। और मुझे बताओ फिजिकल वालों किस किस के पास नहीं है हैंड आउट? क्यों? बड़ा सवाल करें। जिसको क्लास में सवाल करते हुए देखा उसका पेपर ये लास्ट डिवीजन बनने वाला है, निकलते हुए देखा। आए सर आए सवाल अब आते हैं हम। कितने लोगों ने पूरा कर लिया? सबसे पहले सवाल को शुरू से पढ़ेंगे और इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट्स आपके क्लियर करेंगे। हसन खान लिमिटेड अ लार्ज बिजनेस ग्रुप ओन सेवरल बिजनेसेस। ये मैंने जितना टेक्निकल हो सकता था ये सवाल बनाया ताकि सर हमें पता चले एग्जाम स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। ओन सेवरल बिजनेसेस फॉलोइंग आर एलिमेंट डिटेल्स फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन मिलियंस। हमने कहा सर ये डिटेल्स हैं किसमें है? मिलियंस में। पर्सनल केयर साबुन और शैम्पू आए। फिर कह रहा है लक्स यूजेस एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल देन अदर टू सोप्स एंड बक्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज शॉर्ट एज कंपेयर टू लक्स एंड सनसिल्क इज फॉर वुमेन, मोलसिल्क इज फॉर मेन एंड फनसिल्क इज फॉर। सबसे पहले इसने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के अंदर 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात सलाहियत हो, अब मतलब अपना रेवेन्यू हो, अपने कहीं उसने एक्सपेंसेस में लिखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो ऑपरेटिंग हो या ऑपरेटिंग हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, नहीं। उसने क्या कहा? सिर्फ अपने एक्सपेंसेस हो। एक्सपेंसेस तो किसी भी तरह के हो सकते हैं ना सर। दूसरी चीज हमने कहा कि सर CODM रेगुलरली देखता हो। तीसरी चीज डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये 3 चीजें थी। अब इन 3 चीजों के तनाजुर में मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या स्क्रैप सेल्स ऑपरेटिंग सेगमेंट है? कितने लोग कह रहे हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट स्क्रैप सेल्स नहीं है? और कितने लोग कह रहे हैं? ऑनलाइन वालों सर इसका सही जवाब है कि स्क्रैप सेल्स ऑपरेटिंग सेगमेंट है। क्यों है सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग से दिए हुए हैं, कंपनी उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड। स्टैंडर्ड ने कहीं ये नहीं कहा कि उसके अपने एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले ही हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कंपनी उसके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है, तो स्क्रैप सेल्स एक ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब आपने ये तो चेक कर लिया,
बाकी किसी में तो शुबा नहीं है, सभी सब ऑपरेटिंग सेगमेंट है। सही है सर। तीन चीजें ऑपरेटिंग सेगमेंट, अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, दूसरा सीओडीएम देखता हो, तीसरा सीओडीएम के बारे में कुछ नहीं बताया हमने, कहा अज्यूम क्या देखता है। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई तो है सवाल में, है ना सर, सारे एक्सपेंसेस वगैरह, और हमने कहा रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी हैं, बढ़िया हो गया। फिर आगे आते हैं, हम बॉयज को एग्रीगेट कर दो। हमने कहा एग्रीगेट कैसे करें, बोला 5 चीजों में नेचर वाइज सेम हो। नेचर मतलब क्या होता है, ब्रॉड वर्ड, ब्रॉड वर्ड है। बताया था शुरू में, साबुन और शैम्पू नेचर वाइज सेम है, तुम्हारी जो है जिस्म की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना सर। ये तो तुम आज इतने खूबसूरत लोग हो, किस वजह से हो, साबुन और शैम्पू की वजह से। तो हमने कहा कि जो है साबुन शैम्पू जिस्म की खूबसूरती की वजह से है, लेकिन क्या यहाँ पर साबुन शैम्पू है एक? इसने कहा लक्स जो है उसका रॉ मटेरियल महंगा है। तो क्या इस बेस पे हम बोले लक्स को कि तू हम में से नहीं है? नहीं बोलेंगे सर, भाई रॉ मटेरियल महंगा है तो है, लेकिन है तो सही ना। एक आदमी ब्रांडेड कपड़े पहनता है फिर भी अच्छा नहीं लगता, और एक आदमी नॉर्मल कपड़े पहन के भी अच्छा लगता है ना सर। तो हमने कहा लेकिन है तो दोनों इंसान के बच्चे ही। तो हमने कहा लक्स तेरा रॉ मटेरियल बेशक महंगा हो, तो है हम में से। फिर बक्स का प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है, क्या इसको भी इग्नोर मारेंगे और एग्रीगेट कर दें? सर देखिए, प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर हो, शॉर्ट है अगर एक का तो कोई मसला। नेचर वाइज मैंने तुम्हें बताया था। अब सुनना, यहां पर ऑटोमोबाइल भी है, यहां पर साबुन भी है। ऑटोमोबाइल में क्या होता है, ऑटोमोबाइल में बाकायदा जो ना मशीन दूसरे किसी भी मटेरियल को पंच करती है, उसके ऊपर निशान आते हैं, ये सब चीजें केमिकल के प्रोडक्ट मिक्सिंग होती है। तो सर जितनी भी साबुन शैम्पू वगैरह है, इनका प्रोडक्शन प्रोसेस सेम ही होता है। कोई 15 मिनट में बनता है, कोई 20 मिनट में, बट इनका प्रोडक्शन सब में केमिकल्स को मिला दिया जाता है ना। ऑटोमोबाइल बिल्कुल अलग है। तो हमने कहा प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट लॉन्ग होने का भी मसला नहीं है। हाँ, इंजन और उसको हम नहीं कर सकते, साबुन शैम्पू को मिला सकते। आए फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी बेटा, कुछ नहीं बताया, बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे शर्जील रिव्यू करता है। चले सर फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अपना, इसका मतलब ये है सनसिल्क इज फॉर वुमेन, मॉनसिल्क इज फॉर मैन एंड फनसिल्क इज फॉर, क्या तीनों अलग अलग हैं या सभी इंसान के बच्चे हैं? तो हमने कहा इसका मतलब क्या है? क्या हम साबुन और शैम्पू को मिला के एक पर्सनल केयर कह सकते हैं? तो हमने कहा हमारे पास आ गया पीसी। पीसी मतलब पर्सनल, सारी सेगमेंट में पहले करें फिर बाद में वो कर लें। नहीं, ये वाली टेस्टिंग यही तो सिखाना था, ये सवाल है ही नहीं कहीं। और मैंने दुनिया छान मारी, एक सवाल मुझे मिला है उसमें भी सिर्फ वरना दुनिया छान मारी, उसने कहीं भी तुमसे एग्रीगेशन वाली वर्किंग टेस्ट नहीं की है। और आईक्यू तुम्हें पता है खतरनाक तरीन शख्स है, वो ये चीज पे आएगा। और बच्चा क्लीन बोर्ड, पर्सनल केयर समझ में आ गया? आए फिर आगे आते एक है, हम एक हैं। चले सर एक बच्चा कह रहा है अगर सोप और हैंड वॉश होता दोनों ही से तुम हाथ धोते हो, सही है सर। हमने कहा एक ही होता मेरा बच्चा। आगे आएंगे, फिर आते हैं ऑटोमोबाइल, इंजन और शीट मेटल। इंजन गाड़ी का इंजन, शीट मेटल दरवाजे, बाकी छोटे मोटे जो पार्ट होते हैं, सही है। अब ये एक है या नहीं? कितने लोग कह रहे हैं ये एक नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं ये एक है? आए ऑनलाइन वालों, आप क्या कहते हैं चैट में बताएं। सर मेजॉरिटी कह रही है एक नहीं है। पढ़ते हैं कैसे एक है और कैसे एक नहीं है। इंजन्स आर सोल्ड टू सुजुकी, होंडा एंड
मतलब ये 3 बड़ी कंपनीज, इनको हम कहते हैं OEM। जब आप जाएंगे इंशाल्लाह ऑटोमोबाइल के ऑडिट पे तो इनको कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, OEM। ये 3 बड़ी कंपनियों को इंजन देते हैं। लेकिन जो शीट मेटल पार्ट है वो किसको बेचते हैं? स्मॉल शीट मेटल पार्ट्स आर सोल्ड टू ओपन मार्केट। अब सवाल ये है कि क्या इनका टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर एक है? एक कॉर्पोरेशंस को बेच रहे हैं जो मैन्युफैक्चर करता है, दूसरा ओपन मार्केट में। हमने कहा बेचो, चौराहे पे खड़े हो गए लेकर के, चलो भाई ये मैदान का दरवाजा लेकर के जाओ। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर क्या हो गए? तो हमने कहा अलग अलग है। जब टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर अलग अलग हैं तो एग्रीगेट नहीं कर सकते। तो हमने कहा इंजन अलग है, ये कॉर्पोरेट से, और हो सकता है राफेल जाकर उनसे शीट मेटल पार्ट ले ले। इंसान भी ले रहा है, कॉर्पोरेट भी ले रही है, अलग अलग है ना सर इंजन। और हमने कहा अगली चीज शीट मेटल। अब आगे आएंगे, ऑपरेटिंग सेगमेंट देख लिए, एग्रीगेशन पीसी में सबको फलसिफ मुंसिफ सबको लक्ष्य सबको मिला दिया। इन दोनों को मिला नहीं सकते, स्क्रैप को मिला दें? नहीं सर। हमने कहा अगली चीज है फूड्स और स्क्रैप। हमने कहा इनको भी नहीं मिला। इसका मतलब है एग्रीगेट करने के बाद भी हमारे पास, एग्रीगेट करने के बाद भी हमारे पास कितने बचे? 5। अब कॉपी नहीं करना प्लीज, नौजवानों की बड़ी जमात कॉपी नहीं। थ्रेशोल्ड पे आऊंगा। तुमने देखा एग्रीगेट कर लिए, अब थ्रेशोल्ड पे आते हैं, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। पहला थ्रेशोल्ड कहता है वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा जिसका रेवेन्यू सारे सेगमेंट्स के रेवेन्यू का 10% या उससे। आप देखो मैंने सवाल में दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू 7650, इसका 10% कितना होगा? अब जिस सेगमेंट का रेवेन्यू 765 या उससे ज्यादा हुआ उसको हम कहेंगे रिपोर्टेबल। हैंड आउट जिन जिन के पास नहीं है उनके लिए आ रहे हैं। तो सर पहला हमने कहा मुझे बताओ, नौजवानों की जमात, अब मुझे बताओ रेवेन्यू टोटल परसेंट का कितना है? 5,400, 200 और 300, ऐसा ही है? यस सर, हम ऐसा ही है। अब इधर आ जाएं, एसेट्स सब सेगमेंट्स के देखो टोटल एसेट्स दिए हुए कितने? इसका 10% 1200। इनके एसेट्स बताते जाओ। 5,000 और 300 और इसके तो एसेट्स भी नहीं आ जाए। सर प्रॉफिट एंड लॉस में आए तो आपको फिगर गिवन है 2695। अब सुनना सर, ये 2695 की जो फिगर है ना, इसमें से हमें HK फूड्स पे 5 का लॉस है, ऐसा ही है? इसका मतलब है ये फिगर आई कैसे? 2700 का प्रॉफिट है, 5 का हमारा PNL वाला रूल याद रखो जो सबसे टेक्निकल था। वो सेगमेंट जिनके अंदर प्रॉफिट है उनका सम करो, 2700 बना। वो सेगमेंट जिनमें लॉस है उनका सम करो। हमने क्या कर लिया, फिर बोला जो भी हायर हो, हायर कितना है 2700, उसका 10% लो, उसको इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट या लॉस से कंपेयर करो, साइन को इग्नोर करके। तो मुझे 665 5। अब हमने कहा ये लॉस है बट इसको हम साइन को इग्नोर करके देखेंगे। अब आ जाए रेवेन्यू की बेस पर पहली अटेम्प्ट रेवेन्यू की लगी, कौन कौन सा बच्चा पास है? पीसी इंजन, बाकी पास है?
हमने कहा रेवेन्यू की बेस पर ये दोनों बच्चे पास, बाकी पास नहीं। एसेट्स की बेस पर आए, ये दोनों एसेट्स की बेस पे भी पास हो गए। 1 2 एसेट्स, बाकी बच्चों की दूसरी अटेम्प्ट भी लग गई, तीसरी पे आए। प्रॉफिट और लॉस, मुझे बताओ प्रॉफिट और लॉस की बेस पर पहला दूसरा तो है ही है ना, स्क्रैप और शीट मेटल, और ये है फूड्स नॉट रिपोर्टेबल, इसको भी क्या कहेंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी अटेम्प्ट में इसने पेपर पास कर लिया। लोग तो इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट के एग्जाम में ही नहीं बैठने दे रहे थे, है ना, कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। अब हमने कहा सर अब आएंगे, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब इस सवाल में डिस्क्लोजर में एक चीज बड़ी आसान है, वो क्या है, इंटर सेगमेंट कोई कहानी। तो इसका मतलब है इस सवाल में मेरा फोकस किसकी तरफ था, कि आपको एग्रीगेट करना सिखा दूं, एग्रीगेशन की तरफ था। एक और सवाल मैं बताऊंगा अभी, एग्रीगेशन का हैंडआउट में है। अब आएंगे डिस्क्लोजर। मुझे बताएं सबसे पहले क्या आएगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट में हमने कहा क्या क्या आ रहे, पर्सनल केयर, राफे, कभी किसी ने किया आपकी पर्सनल केयर, पर्सनल केयर। फिर हमने कहा अगली चीज इंजन, तीसरी चीज स्क्रैप, फिर क्या आ जाएगा टोटल। चले सर अब सवाल ये है, अब सुनना, कॉपी नहीं, अब रुक जाओ, मैं मार्क्स भी बताऊंगा, सही है। देखो ये सवाल अगर 12 नंबर का था ना, तो इसमें इस वर्किंग के आपके जो मार्क्स थे वो थे 2, सही है, और सही से एग्रीगेट करने के मार्क्स थे 4। तो किस किस को 4 मार्क्स पूरे मिले, जिन्होंने सही से एग्रीगेट मारा। अगर सर मैंने एग्रीगेशन में एक गलती कर ली, फिर इंजन शीट मेटल को एक कर लिया, तो आप अपना 1.5 मार्क्स काट लें, सही है। पर्सनल केयर अलग अलग किया तो आप 2 मार्क्स काट लें। ये वर्किंग, अब सुनिएगा एग्जामिनर क्या कहता है, आईकेएम कहता है कि देखो बच्चे ने एक गलती कर दी ना, मैं उसके एक ही जगह मार्क्स काटता हूँ, कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। आपने एग्रीगेशन गलत की, लेकिन उसके बाद आपने डिस्क्लोजर उस गलत एग्रीगेशन की सही बनाए, मार्क्स देगा। हाँ, एग्रीगेशन के 2-3 मार्क्स जितना होंगे वो काटेगा, बाकी मार्क्स देगा। आपने एग्रीगेशन गलत कर ली, ये हो गया। अब एग्रीगेशन गलत की, सपोज करो आपने दोनों को 1 ले लिया, अब आपने रूल सही लगाया, ये थ्रेशोल्ड सही कैलकुलेट किया, वो आपको यहाँ के मार्क्स देगा 2। अब आते हैं दूसरी चीज, सर यहाँ पर हमें डेटा बहुत ज्यादा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है ना। क्या हम डिस्क्लोजर में ये सब बताएं? चाहे तो बता सकते हैं, चाहे तो मेरी एडवाइस है पेपर में अगर टाइम हो तो बता दो, पेपर में टाइम हो तो, वरना हम बता देते हैं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। रेवेन्यू सारे का सारा एक्सटर्नल है, क्या इंटरनल कुछ है? जल्दी बता दे, पर्सनल क्या है? 1750, 5000, 300। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बता ही देते, तुम्हारे पास तो लिखी हुई है, बता दो। पर्सनल करके टोटल करके बता दो, सवाल में गिवन है। पेज नंबर 13 पे देखो ना कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 825, 3300, 0, ऐसा ही है सर। नेगेटिव में भी आप चाहे तो इसको शो कर सकते हैं। आपके पास आ गए ग्रॉस प्रॉफिट, कितने आ गए जल्दी बता दो।
इसका 825 नहीं 875 925 इसका राफे 1670 राफे क्या कर रहा है बेटा 2895 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए कितने के पर्सनल के टोटल कर लो ना साथ में 410 ये बताएं ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले वाले का वो है 260 ये 3300 है सॉरी राफे ये सब सो रहे हैं क्या आए 260 ये कौन है जो 400 के खिलाफ गुमराह कर रहा है 145 सिर्फ 5 410 टोटल हमने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 665 2925 है ये देखो एक तो मशीनें चलाने नहीं आ रही है क्या करते हैं सर हम बड़े हो जाएं फिर हम आए एसेट्स कितने सर 6,700 5,000 हमने कहा इसके लिए और लाइबिलिटीज 2300 और 4,000 इस डिस्क्लोजर के देंगे 3 मार्क्स और एक भी गलती होगी ना तो आधा नंबर काट देंगे अपना किसी कोई भी एक भी गलती हो कितने मार्क्स काटोगे मैथमेटिकल मिस्टेक कोई कॉलम भूल गए अब अगला काम क्या करेंगे 29 पॉइंट रिकंसिलिएशन सर रिकंसिलिएशन बिटवीन व्हाट segments and reportable segments and financial statements चले जी अब मुझे बताएं क्यों ये क्यों नहीं बनाना तो 3 नंबर कटेंगे हाँ मैं समझ गया ये कामचोर शख्स कह रहा है ये तीनों को कटाओ ये उठाओ एग्जाम में बेटा 2.5 नंबर काट लेगा बस आए सर आए राफे ने कहा सर यहाँ पर 75% भूल की वर्किंग बताएंगे वर्किंग बताने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा सवाल हो आप चेक करेंगे कैलकुलेटर आपने इन दोनों को और इसको लिया है और आपको मैं बता रहा हूँ 50% 17,500 और ये कितनी बनी 6750 और 3 टोटल सेल्स कितनी थी कितना हो गया राफे तो आप एक लाइन लिखते हैं 75% रूल कंप्लाइड विद क्या लिखेंगे 75% रूल अब आगे आऊंगा इस सवाल में हमारा फोकस किसकी तरफ था एग्रीगेशन 29.1 अब सुन लो सर यहाँ पर एलिमिनेशन वाला कॉलम बनाने की जरूरत है नो सर हमने कहा नहीं है जरूरत मशहूर बेटा बेच दूंगा अभी टेंशन ना ले हमने कहा हमारे पास पहली चीज क्या आएगी रिपोर्टेबल सेगमेंट बस इस सवाल के बाद एक होमवर्क दूंगा और फिर ऑफ करेंगे टेंशन ना ले नॉन रिपोर्टेबल
फिर हमने कहा अगली चीज अदर एडजस्टमेंट, क्या सवाल में गिवन है? और फिर हमने कहा टोटल पे आ जाएंगे, ऐसा ही है। कुछ बच्चों ने क्योंकि ये कॉपी नहीं की, ये कॉपी कर लिया, मिटा दूं? किसी ने कोई है जिसने कॉपी नहीं किया? फोटो खींच के ग्रुप पे भी भेज दे मुझे। नौजवानों कुछ सर अब आखिरी ये रहता है रेवेन्यू। चलो पहले सुकून से कॉपी कर लो, नहीं तो तुम लोग टाइम तो बहुत है, आंधी है, तूफान है, कोई भी तुम्हारी पढ़ाई में नहीं आ सकता। अच्छा फिर बारिश 8 बजे पक्की बात है, सेटिंग है। लोगों को जानते हैं लोग, ब्रेनन लोगों को का इंतकाल हो गया, तो जो है कि बड़ी सैड न्यूज़ है। लोगो जो कि केएनएस का बड़ा मशहूर स्टूडेंट है, लेकिन मुझे लोगों की एक दफ़ा एक और बात याद आ गई। लोगो एक सिर्फ मशहूर स्टूडेंट नहीं है केएनएस का, लोगो अपनी ज़ात में एक फ़िल्म है। एक दिन मुझे कहता है, सभी जैसे कहा ना 8 बजे बारिश हो रही है, तो मुझे वो लोगों की एक बात याद आ गई। एक दिन कहता है कि सर मैं आज क्लास से जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोलता है मुझे ना अपनी एक आंटी से मिलने जाना है, उनके पास सिर्फ 24 घंटे। मतलब तू कैसे कह सकता है 24 घंटे? बोलता है आप डॉक्टर ने कहा सिर्फ 24 घंटे। बोलता है सर बस डॉक्टर ने कह दिया 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। खैर तो मैंने पूछा कितनी गारंटी से? बोला नहीं सर है। और वो आंटी तकरीबन मेरे ख्याल में उसके 24 घंटे के बाद भी 10 दिन तो जिंदा रही है। 10 दिन के बाद उनका इंतकाल हुआ है। खैर तो सर ये जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा मैं आपको ग्रुप में पिक्चर भेज रहा हूँ बच्चों, टेंशन ना लें अगर कॉपी नहीं भी किया है तो। एक बच्चा कह रहा है एक शख्स कह रहा है कि सर 275 है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर्सनल केयर की। कौन है ये शख्स जो सबको इज्तिमाई तौर पे गुमराह कर रहे हैं? राफे तुमने फॉरवर्ड नहीं की बेटा? पक्का? खैर अब तो मैंने फॉरवर्ड कर दी ये वाली भी। चले सर कर लिया कॉपी, बढ़ूं आगे। इस सवाल के ऊपर लिखा है आप लोगों ने लास्ट डे रिवीजन। एक ग्रुप में पिक्चर जा रही है। सर एक बच्चे का सवाल है जस्टिफिकेशन वाला कॉलम जरूरी है? नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया है। सही है, आपको पेपर में देना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे जिनकी आज पहली क्लास है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये टॉपिक मैं इसीलिए जानबूझ के पहला टॉपिक थोड़ा सा छोटा करवाता हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे मुझे पता है गाँव गए हुए होते हैं और अनफॉर्चुनेटली ICAP में टाइम इतना कम दिया होता है कि हम उनका प्रॉपर वेट भी नहीं कर सकते। तो मैं नहीं चाहता कि आप पहले टॉपिक में दूर हो, तो इसीलिए हम पहला टॉपिक थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक ग्रुप में पिक्चर आ गई है, बाकियों पे आ रही है। मेरा बच्चा आ जाए, ये मिटा रहा हूं अब मैं। अब हमने कहा सर ये थ्रेशोल्ड 75% रूल सब कुछ बस खत्म। मतलब क्या करोगे घर जाके? अभी इशा पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह आप घर जाएंगे। सर 12 बजे के आएंगे। रिपोर्टेबल सेगमेंट, नॉन रिपोर्टेबल, अदर एडजस्टमेंट साउथ की बेटा MFA। अच्छा ये 3 टोटल एलिमिनेशन वाला कॉलम डालेंगे? नहीं डालें ना डालें हमारे ऊपर है। चले जी, हमने कहा इसकी उसामा की ख्वाहिश पे हमने कहा हम डाल देते हैं, खुश हो जाएगा ये। आ जाए सर। रेवेन्यू कितना है? नॉन रिपोर्टेबल का आपके पास लिखा हुआ था 600। अदर कुछ रेवेन्यू है
कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4125 इसका बता दें, नॉन रिपोर्टेबल का 400 अदर एडजस्टमेंट्स कुछ भी नहीं, टोटल कितना हो गया 4525 इसका भी बता दें 7650 हमने कहा सर ग्रास प्रॉफिट 2925 200 3125 सर देखिए अगर उसने हमें सवाल में ये डेटा दिया हुआ है ना ग्रॉस प्रॉफिट वाला, टाइम में तो डाल दो, टाइम नहीं है तो क्या करो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आओ, क्योंकि हमारे पास टाइम था हमने डाल दिया। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 410 20 सर इनको साइज में पॉजिटिव नेगेटिव शो करना जरूरी है नहीं, ये भी मैं सिर्फ एक अलग फ्लेवर। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं सवाल में ये हमसे कह चुका है, क्या कह चुका है ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एसेट एंड लायबिलिटीज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अमाउंट्स टू 5700 एंड तो आए सर 50 और हमने कहा ये कितना हो गया 660 नहीं 480 कौन है जो खिलाफ। फिर हमने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 190 50 यहां से भी माइनस होगा, क्यों माइनस होगा देखो यहां पर ऐड करना है, साइन नेगेटिव है लेकिन ऐड कर लें, यहां से हम वाकई में माइनस कर लें क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा। ये कितना हो गया 26 ये 180 है 50 से एक्सपेंस बढ़ा, ये नेगेटिव नेगेटिव चल रहे हैं तो हमने एक्सपेंस को यूं लिखा है, 50 से प्रॉफिट कम हो गया। अब आते हैं एसेट्स कितने 700 इसके बताएं 800 700 13450 लाइबिलिटीज यार ये कौन है जिसके रुकने आएगा एग्जामिनर घर पे कैलकुलेटर तोहफे में देके जाएगा। ये बता कितना है 5650 दिखा सकते हैं, सैयद अली रजा दोनों में दिखा सकते हैं। सर एक बच्चा अभी रुक जाओ, रजिस्टर बंद ना करो, अभी होमवर्क है इसका नहीं। ये तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आईके कब ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट डाल दे ताकि मैं तुम लोगों के साथ स्टडी टेक्स्ट भी स्किम करूँ। हम हर चैप्टर की स्टडी टेक्स्ट स्किम करेंगे और स्टडी टेक्स्ट रिवाइज हुई है, क्योंकि सर देखें कोई एक ऐसी लाइन हुई जो स्टडी टेक्स्ट में और हमने नहीं देखी और पेपर में छप गई, तो इसीलिए स्टडी टेक्स्ट क्लास में स्किम करेंगे। आईकेएम ने हमसे कमिट किया था कि 1 अक्टूबर को स्टडी टेक्स्ट बच्चों को दे देंगे, लेकिन मुझे लग रही है पुरानी वाली होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 अक्टूबर को नहीं दे पाएगा स्टडी टेक्स्ट, वो आपको देगा 7 या 8 अक्टूबर को। तो जब तक हम स्टडी टेक्स्ट नहीं देख सकते हैं
लेकिन सर इस सवाल के ऊपर लिखो लास्ट डे डिवीजन लिखो, लर्निंग आउटकम लिखो लास्ट डे डिवीजन, लर्निंग आउटकम टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेशन। अगली क्लास में इसका आपको मिलेगा होमवर्क। अच्छा अब सुनना सर, क्या हमें कोई किताब लेने की जरूरत है, राइज एक्सेट्रा? नहीं, सारी किताबों के जो अच्छे सवाल होंगे, राइज पैक सब मेरे पास हैं, सही है। वो सारे सवालात मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, कुछ क्लास में भी कराऊंगा, आपने लेने की जरूरत। सर इसके भी अपने आप को 4 मार्क्स, अगर इसके 4 देंगे टोटल मार्क्स हो जाएंगे 13। बास मर्तबा सवाल में 1 मार्क ग्रेस होता है, एक गलती पे आधा मार्क्स। अब सर होमवर्क तो सुनते जाएं, मेरी बुक इंशाल्लाह अवेलेबल होगी 15 अक्टूबर से। एग्री सर? एक सवाल आपका होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 14, हैंड आउट अभी बैक पैक ना करें, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 की सुन लो, जिन्होंने बैक पैक कर लिया है वो सुन ले। आखिरी जो लाइन है ना, केमिकल सेगमेंट्स हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी, इसका मतलब क्या है? ये हिंट लिख लो कि जब भी एग्जामिनर ये बात कहेगा, ये ICAW का सवाल निकाला है, जब भी एग्जामिनर ये बात कहेगा कि 2 सेगमेंट्स के सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मतलब है वो कह रहा है इनको एग्रीगेट कर लो। क्या कर लो? एग्रीगेट कर लो। तो मेरा बच्चा क्विकली एक दफा हम रिवाइज करेंगे, अब तक जो पढ़ा IFRS सेट आप लोग बैग भी पैक करें। हम इंशाल्लाह क्योंकि अगली क्लास में किसकी तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर जो इसके होमवर्क हैं रहते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा नए टॉपिक की तरफ। क्विकली IFRS सेट टेस्टिंग लेवल 1, प्रोफिशिएंसी लेवल 8 नंबर तक का सवाल पूछ सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों डिस्क्लोजर एग्रीगेशन वाली बात नहीं करवाएगा। सवाल करवाता भी, अगर ये सवाल पेपर में आता भी तो सर ये यहां तक रुक जाता। फिर भी हमने शब्द किया, फिर हमने कहा कि सर स्कोप लिस्टेड कंपनीज अबाउट टू बी पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट पे अप्लाई। फिर दूसरी चीज हमने कहा कि सर अगर कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल दोनों हो तो इसकी रिक्वायरमेंट्स किस पे अप्लाई होंगी? सबसे पहला काम ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करो। कितनी चीजें? पहली उसके रेवेन्यू टोटल सेगमेंट, नहीं पहली चीज के अपने रेवेन्यू और अपने, अगर रेवेन्यू ना भी हो तो सलाहियत हो। दूसरी CODM रेगुलरली। तीसरी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो। आगे बढ़े, हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट 41 यूनिलीवर क्या करें, कंबाइन कर दो। 5 बेसिस पर नेचर वाइज सेम हो, प्रोडक्शन, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, नेचर सेम हो, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। शॉर्टकट बताया क्वेश्चन नंबर 14 के थ्रू। अगर वो वर्ड यूज कर दे सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब है कह रहा है एग्रीगेट कर दो। फिर और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए हमने कहा अब डिस्क्लोज करें स्टैंडर्ड नहीं, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड 3 में से एक भी बात को कर दो, उसका रेवेन्यू तमाम सेगमेंट्स के रेवेन्यू का 10% या उससे। दूसरी बात उसके एसेट्स, तमाम सेगमेंट्स के एसेट का 10%। तीसरा PNL वाला क्राइटेरिया, प्रॉफिट और लॉस में से जो भी हायर हो उसका 10%। फिर मजीद आगे बढ़े, अगली चीज 75% रूल। ये क्या कहता है? हमने कहा सर के जो है जिनको रिपोर्टेबल कह रहे हो उनकी सेल्स टोटल एक्सटर्नल सेल्स का 75% या उससे, अगर नहीं है तो किसी और को लेकर के आओ। फिर हमने कहा सर इसका डिस्क्लोजर में कहा जो CADM को दिखाते हो वही इसको भी दिखाओगे। फिर हम आगे बढ़े, हमने इसके सर जो है सवालात देखे, डिस्क्लोजर के फॉर्मेट देखे, दोनों डिस्क्लोजर देखे, एलिमिनेशन वाला भी देख लिया। और हमने कहा अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो उसको भी डिस्क्लोजर में अलग से डिस्क्लोज करना होगा। 2 सवाल मैंने लास्ट डिवीजन करवाए, क्वेश्चन नंबर 11 और क्विज का सवाल। सर
मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर कल मौसम को देख के आपको पता चलेगा, नहीं तो परसों, और इंशाल्लाह परसों की क्लास सैटरडे की हमारी सुबह हुआ करेगी। तो मैनेज क्लासेस 10 या 10:30 बजे, ठीक है सर। तो मिलेंगे इंशाल्लाह परसों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।